मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और इतिहास जो मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस प्री में तो आएंगे, मेन में भी आएंगे। अब की बार यदि मेन का पेपर किसी ने देखा हो, हालांकि आप तो प्री वाले हो, शायद सारे प्री वाले हो या फिर फाउंडेशन के प्री, तो मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के निकले थे और उन्हीं क्वेश्चंस में से अपनी को कंसेप्ट लेवल पर बात करनी होती है, कंसेप्ट पर, यानी कि हम लोग अवधारणा की समझ रखें। आज तक आप लोगों ने इतिहास के बारे में पढ़ा होगा कि इतिहास क्या है, इसमें एक धारणा बना रखी होगी मन में कि इतिहास जो है वो दो चीज है। नंबर एक, इतिहास में राजाओं ने क्या क्या किया ये कहानी है, और दूसरी इतिहास में सन होते हैं, तिथियां होती हैं, तारीखें होती हैं, और इन तिथियों और तारीखों को रटना पड़ता है। एक तो राजाओं का की कहानी है और साथ में तारीखें, इनको रटना पड़ता है। आज आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें से दोनों में से नहीं है। इतिहास एक अवधारणा है, एक समझ है, और इतिहास सिर्फ एक राजा का नहीं, आम व्यक्ति जो है, आम जनता जो है, उसका इतिहास होना चाहिए। अर्थात उस काल की जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समय लोगों का आर्थिक जीवन यापन कैसे होता था, लोगों का जो रहन सहन कैसा था, खान पान, संस्कृति, उस समय की स्थापत्य की क्या स्थिति थी, उस समय कला की क्या स्थिति थी, तो ये सब जो है ये हमें पूछे जाते हैं। मेंस का यदि सिलेबस आपको किसी ने देखा है या याद है किसी को? देखा है, उसमें क्या है मेंस के सिलेबस में? यदि याद नहीं है तो मैं एक लाइन बता दूं कि सिलेबस में लिखा हुआ है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, आगे बताओ, का इतिहास। इसका मतलब गप्पे मार रहे हो? ज्यादातर संभावना इसी की थी मुझे कि ये दो शब्द लिखूंगा, प्राचीन और मध्यकालीन भारत, फिर इतिहास लिखेंगे क्या? अच्छा, ये भी तुक्के मारने वाले लोग आरएस में नहीं जाते, ये तय मान लो, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन अपना सही होना होता है वो तो गलत हो ही जाता है, और जो पहले जो सही हो चुका उसका भी 1/3 अंश काट ले जाता है। यहां सिलेबस में है भारत की स्थापत्य, ललित कला, संगीत कला एवं साहित्य, बस। यानी प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत में हमें पढ़ना क्या है, ये जो बोर्ड पर छाप दिया मैंने, इसमें कहीं भी वो ये नहीं कह रहा है कि आपको मौर्य काल, गुप्त काल में कौन राजा हुआ था, कौन किसका प्रशासन कौन था, अशोक ने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं है, मतलब नहीं है इसको। सिंधु घाटी सभ्यता से भी मतलब नहीं है, वैदिक काल से भी मतलब नहीं है, ना अकबर से मतलब है, ना मोहम्मद गोरी से है, ना कोई इल्तुतमिश से, ना अन्य राजाओं से, किसी से नहीं है। वो सिर्फ आम लोगों के बीच में जो स्थापत्य जो आज भी मिलती है उससे मतलब है। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे लेकिन उसकी स्थापत्य कला के नजरिए से, उस समय की ललित कला, उस समय के जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो, उस समय की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो, उस समय क्या संगीत के कोई वाद्य यंत्र मिले हैं, और उस समय की जो लिपि वगैरह है उसके बारे में बात करनी है अपने को। तो पढ़ना सारा वैदिक काल, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य यानी वेदों में क्या कोई संगीत कला का उल्लेख है, वो सब बातें करनी है। इसी तरह से हर काल के बारे में, जैसे बौद्ध काल है तो बौद्ध काल में इनमें से स्थापत्य हैं, बौद्धों ने स्तूप बनवाए, बौद्धों ने मठ बनवाए, तो हर काल का अध्ययन करना होगा, लेकिन नजरिया ये होना चाहिए। और इनको छोड़कर ये कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है। पिछले जब से सिलेबस चेंज हुआ 3-4 मेंस लग गए, एक भी राजा के बारे में एक भी बार नहीं पूछा गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग जब भी किताबें उठाते हैं, नोट्स लेते हैं, तो कोचिंग में भी ज्यादातर राजाओं की कहानियां ही बताई गई है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये
चीज नहीं है, ये चीज है, और यही मेंस में। अब प्री में क्या है? प्री का सिलेबस की बात करें तो प्री का तो बता दो, प्री के तो स्टूडेंट हो ना आप। अच्छा ऐसा ही भी है, सेम है भाई सिलेबस। आप थानेदार बनो या फिर आरएस अधिकारी प्रशासक बन रहे हो और सिलेबस सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साहब मैं ऐसा ही कहूं इसलिए मैं याद नहीं करूंगा, सिलेबस सेम है, एक अक्षर भी इधर का उधर नहीं है। तो हाँ खोलो, खोल करके बता दो, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा याद है, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। लाओ मुझे दो सिलेबस खोल लो बोले जिनके, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तक आपको ये बता दूं कि मेरे साथ में बैठने वाले लोग आज भी परीक्षा दे रहे हैं मेरे साथ के, खूब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उनकी दिशा गलत होती है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि जो भी मिल जाए उसको पढ़ डालो। ज्ञान इतना है, किताबें इतनी है कि इस जिंदगी में मृत्यु तक पढ़ते रहो, किताबें कम पढ़ेंगी क्या? नहीं। मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में ही कम से कम 500 या 1000 किताबें हैं, आपको अगले 20 साल तक पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए जो सिलेबस सिलेक्शन कमेटी है वो ये चाहती है कि आपको जनरल अवेयरनेस रहे, लेकिन वो एक दिशा की ओर। तो सिलेबस में सबसे पहले अपने को जो लिखा हुआ है उसको देख लो, वो कुछ इशारा कर रहा है। क्या है? प्राचीन और मध्यकालीन भारत, दो को एक साथ मेंस में भी रखा है और प्री में भी रखा है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषता और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अब यहां इतिहास बार बार कह रहे हैं कि उस युग की क्या कोई विशेषता है, और वो विशेषता आम जनजीवन को प्रभावित करने वाली। हमें क्या देगा? हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका जन्म कब हुआ, उसकी मां कितनी थी, उसके भाई कितने थे, उसके बेटे कितने थे, और उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े। ये हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। हमें प्रशासनिक अधिकारी बना करके सिर्फ भारतीय जनता ने आज किस प्रकार से अपनी सामाजिक परंपराओं का निर्वाह किया है ये जानकारी होनी चाहिए, जिसे किसी स्थान पर यदि कोई सामाजिक विवाद है तो हम उसके इतिहास के तह तक जाके समाधान निकाल सकें। तो हमें प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत की विभिन्न कालक्रम की विशेषताएं क्या रही और वो आम जनजीवन पर, इसके ऊपर फोकस करना है। आपको जितनी भी गाइड्स आप लोग खरीदेंगे, जितनी भी किताबें हैं, उनमें सबसे पहले आपको राजाओं का इतिहास ही मिलेगा। तो ध्यान रखना, राजाओं का इतिहास हमें पढ़ना तो है, पढ़ना तो है। इसलिए नहीं पढ़ना कि परीक्षा में आएगा ना, इसलिए पढ़ना है कि राजाओं का इतिहास पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये वाली चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। जैसे अकबर को हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे अकबर को परीक्षा में पूछना नहीं, अकबर ने उस समय कोई एक दीन इलाही धर्म चलाया था, तो किस कारण से चलाया था, असफल क्यों हुआ, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा अकबर की नीतियों का। अकबर ने जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो अपनाया था, जिसको आईने देसाला या टोडरमल व्यवस्था कहते हैं, उसके पीछे कारण क्या था, आम जनता उससे कैसे प्रभावित हुई। और आज की प्रशासन में जैसे आप मान लो कि तहसीलदार बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो आज भी आईने देसाला सिस्टम जो अकबर ने अपनाया, उसने जो पटवारी नियुक्त किया और पट्टे देने शुरू किए थे, आज भी हमारा सिस्टम वही है। अकबर ने जिन अधिकारियों के नाम रखे थे, आज भी हमारे प्रशासन में वो नाम है नायब, नायब उसने रखा था। आज भी जो तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार, उसके नीचे एक पद और होता है कानूनगो। ये कानूनगो पद अकबर का बनाया हुआ है, अकबर से पहले शेरशाह ने बना दिया था इसको। तो हमारा उद्देश्य है वर्तमान प्रशासन की अप्रोच तक पहुंचना, सामाजिक समस्याओं तक पहुंचना। तो देखो पहली यूनिट अपनी है प्राचीन और मध्यकालीन भारत की इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण घटनाएं। तो यहां विशेषता जो शब्द है ना, उसको अपने को फोकस करना है, और ऐसी घटनाओं को जो उन्होंने टर्निंग पॉइंट के रूप में काम किया, आमूल चूल परिवर्तन किया, उनको ध्यान में रखना है। वरना तो हम लोग जो है इतने राजा हैं, उनका जीवन पढ़ने लग गए तो कोई मतलब नहीं है।
जैसे कि अपना राजस्थान के इतिहास में चौहानों का इतिहास, उसमें सबसे बड़ा पृथ्वीराज तृतीय, उसमें हमें पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जो सोशल जो कार्य किए गए, जो कल्चरल कार्य किए गए, जैसे साहित्य लिखवाया उन्होंने, चंद्र बरदाई वगैरह, उस समय की स्थिति का वर्णन करते हैं हमारे समाज का, उनको ध्यान में रखना है। अब संयोगिता को किस प्रकार से ब्याह करके ले आया, ये कभी नहीं पूछा गया आज तक कि किसी भी पेपर में, किसी भी एग्जाम में संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रकरण को नहीं पूछा गया। लेकिन दिक्कत कहाँ है, हमारे गाइड में, और एक ट्रेंड हो गया है कोचिंगों में भी कि उसी प्रकरण को वो सबसे ज्यादा उछालते हैं, 3 घंटे तक पढ़ा बैठते हैं कि कैसे पृथ्वीराज गया और कैसे प्रेम किया और वो कहाँ थी, वो कहाँ था, उसने कैसे देखा और उसने कैसे देखा। हम लोग भी रुचि से यूट्यूब पे खोल के देखो, पृथ्वीराज तृतीय में आपको वो प्रकरण 3 घंटे का मिलेगा और आधे घंटे में बाकी का सल्टा देंगे, जबकि एग्जाम में हमारे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा समझाने का कुछ उद्देश्य जो है, मैंने आपको बताया कि मैंने ठोकरें खाई हैं, मैंने ये सब आपकी तरह पढ़ा था, फिर मुझे समझ में आया कि हम पढ़ क्या रहे हैं और परीक्षा में क्या आता है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। तो एक नए नजरिए से आप चीजों को देखना स्टार्ट करें। पुराने पेपर्स को आपको गीता मान करके अपने सामने रखना है, खरीद लाओ। पैनोरमा वाले ठीक आते हैं, दिशा के भी ठीक आते हैं जी, बिल्कुल पेपर तो वही रहेंगे, बस सॉल्यूशन में थोड़ा अंतर आ सकता है। यहां जो भी मास्टर पढ़ाने आएगा वो पुराने क्वेश्चंस को शामिल करते हुए उनका आंसर्स की व्याख्या भी करेगा, मैं भी करूंगा। तो व्याख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर जरूर ले आओ 10 साल, 15 साल, 20 साल का। आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन इस चैप्टर में आ क्या रहा है और हम पढ़ नहीं क्या जा रहे हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो अटैक किए हैं रणथंभौर पर, चित्तौड़गढ़ पर और जालोर पर, उनका उद्देश्य क्या है, उनमें कैसे हमारे समाज को प्रभावित होने का मौका मिला, राजस्थानी समाज विशेषकर। ये आपके सिलेबस में फ्रंट पेज पे दे रखा है ये सारा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम वहां पद्मिनी की कहानी को पढ़े जा रहे हैं, धमाधम पढ़े जा रहे हैं, जबकि सच्चाई की पद्मिनी थी नहीं। अब थी भी कि नहीं थी, पहली बार इसका साक्ष्य पद्मावत में मिलता है, जो 1440 ईस्वी में लिखा गया, उस 1540 ईस्वी में लिखा गया, यानी करीब करीब 150 साल बाद। और उस समय का बहुत बड़ा लेखक अमीर खुसरो साथ में है, वो पद्मिनी शब्द का उल्लेख नहीं कर पाता, जबकि हम अमीर खुसरो पर उंगली उठा नहीं सकते क्योंकि वो सूफी संत है। तो कहीं ना कहीं जो लच्छेदार कहानियां हैं वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन परीक्षा में नहीं आती। मेरा कहने का उद्देश्य ये है। तो एक पहली यूनिट आपने देखी। दूसरी, कला, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य। मैं बार बार यही बात कह रहा था, वही चीज आ रही है। ये प्री में भी है, मेंस में भी है, हमें यही फोकस करना है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां की स्थापत्य, वहां के नगर नियोजन की बात करेंगे, उन्हीं पर मैंने खुद बताना है मुझे डायग्राम बना बना करके कि उनकी नगर नियोजन कैसा था, उनकी गढ़ी क्षेत्र क्या था, निचले नगर में लोग मकान कैसे बनाते थे, वास बेसिन कैसे बनाते थे, वो चीजें हमें देखनी है। लोगों की उस समय कोई नल नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो उन लोगों ने शहर इतने बड़े बड़े बसा दिए, तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा बनाया उन्होंने, किस प्रकार से, जबकि उनके पास लोहा नहीं है, सीमेंट नहीं है, चूना नहीं है, तो भी उन्होंने कैसे पानी की शुद्ध पानी आना और गंदा पानी निकलना, ये सिस्टम कैसे अपनाया होगा। 2-2 मंजिल के मकान बना दिए, जबकि उनके पास पट्टियां नहीं है, उनके पास लंटर नहीं है, फिर भी ऊपर की मंजिल पर आखिर उन्होंने किस सिस्टम से कैसे उन्होंने कार्य किया। हमें उसको एक कौतूहल की निगाह से देखना होगा और इसके बाद में हमें आगे बढ़ना होगा। हर काल में ये 4 जो है बिंदु, कला, संस्कृति, साहित्य और स्थापत्य, जी हर काल में यही देखना आपको। ये मेंस में भी है, यही प्री में है। प्री का सिलेबस कुछ भी हो, भले क्वेश्चंस मेंस ओरिएंटेड ही आ रहे हैं, पुराने साल के पेपर्स देखेंगे तो। अगला है दोस्तों, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, प्रमुख आंदोलन। यानी कि प्रमुख राजवंश जो शब्द डाला तो उसका उद्देश्य अगला पढ़ाना है। जैसे मुगल राजवंश है तो मुगल काल में हमें क्या क्या देखना है, वो मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, जिससे कि आप लोग प्रशासक बनने जा रहे हो, तो उनमें आज तुलना करके आप लोग देख सकें कि पहले से ये हो रहा था, मैं एक नवाचार करता हूं और इस समय ये कर सकता हूं। जैसे
कोरोना आ गया अचानक, समस्या थी नहीं, सारे प्रशासनिक अधिकारी जनता को अपन ने बंद कर दिया, घरों में पैक कर दिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटियां बढ़ गई, रात और दिन की होगी। हर उपखंड में एक एसडीएम है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने उपखंड में कोरोना फैलने से बचाए, ये उसका स्वविवेक है। उसमें कोई उसको आकर आदेश थोड़ी देगा, ना मोदी जी ना गहलोत जी, ये तो दोनों खुद जो है कोरोना के शिकार पड़े थे। उस समय हमें अपने विवेक से काम करना होता है। जैसे एक भीलवाड़ा के अंदर एक आईएएस अधिकारी थी, कलेक्टर जी, उन्होंने जो सिस्टम अपनाया वो पूरी दुनिया में कोरोना के लिए भीलवाड़ा मॉडल बन गया। बाकी के कई ने इतनी अव्यवस्थित चीजें की कि उनको दंड भी मिला। उस समय हमें देखना होता है अचानक नवाचार। आप जब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपको कोई फिक्स, कोई मास्टर नहीं बनने जा रहे कि फिक्स 10 बजे जाओ और 5 बजे आ जाओ और गणित की मास्टर हो तो गणित पढ़ा दो और उसके अंदर वो फिक्स यूनिट है, नहीं। आपका सिस्टम पूरा नवाचार का है। आप अपने दिमाग से कौन सी चीज को नए रूप में कर सकते हैं। आपके पास में खर्चा करने के लिए पावर है, आपके पास बजट है, आप उस बजट को, आपका एक साइन जो है कितने भी लाख रुपए खर्च करवा सकता है, लेकिन उससे जनता का क्या भला हो रहा है, ये सब। तो प्रशासन की तुलना पुराने प्रशासन से करके कोई आइडियाज आना चाहिए आप में। तो आप में मैं स्पष्ट बता दूं कि मेंस के क्वेश्चन सारे आइडियाज वाले होंगे, कंसेप्ट वाले होंगे, अवधारणात्मक होंगे। ये नहीं कि हमने फिक्स सन रट लिए, राजाओं कहानी रट ली तो हम लिख दें, नहीं। लिखोगे कहां, क्वेश्चन ही नहीं होगा, तुलनात्मक क्वेश्चन होंगे जो आपके उस समय बैठ करके आइडियाज को निकालेंगे। और मेंस में लिखने के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन मेंस का मॉडल होता है ना आंसर का, उसको लिखने का एक शैली है। उसमें नहीं पूछा तो भी 1857 की क्रांति पर कोई प्रश्न पूछ लिया तो उसको आप जानबूझ करके जोड़िए वर्तमान से। एग्जामिनर को बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन पूछ रहा है, आप जानबूझ करके समानांतर सड़कें उनको जोड़िए जयपुर की व्यवस्था से, कि जैसे वर्तमान में जयपुर की जो 4 दीवारी क्षेत्र है, समानांतर सड़कें हैं, सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। तो उसको जानबूझ कर तुलनात्मक रूप से आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक कंसेप्ट को एग्जामिनर को बता देगा कि आप बाकी से थोड़ा अलग हैं। मैं बताऊंगा आपको मेंस में हमें लेखन कैसे करना है, सारी चीजें। आधुनिक काल, ये प्राचीन काल सलट चुका है अपना। आधुनिक काल, आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक। इसका मतलब 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ, नहीं 1857, 18वीं सदी का मतलब 1750, ये चक्कर है। अभी 20वीं सदी है, 21वीं सदी, तो फिर 2021 का मतलब 21वीं सदी है, 2000 का मतलब 21वें, तो ये 18वीं सदी का मतलब 1750 से लेकर के हमें जब से अंग्रेज आए प्लासी बक्सर से हमें इस सिस्टम को देखना है। क्योंकि क्यों देखना है, अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, फिर अंग्रेजों का इतिहास तो पूरा पूछ लिया। हाँ जरूरी है, 2-3 कारण है। आज हमारे जितने भी कानून, आप लोग जब एसडीएम बनेंगे, जब काम करेंगे, तो सारे कानून तो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। हमने आजादी के बाद 5% कानूनों में सिर्फ संशोधन किया, पूरी तरह से बदले ही नहीं है। आप किसी को गिरफ्तार करते हैं 1861 का पुलिस अधिनियम के आधार पर कर रहे हो, आज भी वो कानून है अपने यहां पे कि संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया साहब, अराजकता के आधार पर कर लिया। तो चीजें क्या है, तो हमें पढ़नी चाहिए वो कि अंग्रेज कैसे आए, हमारे समाज में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने फिर उसका समाधान करने के लिए किस प्रकार के कानून बनाए, उन कानूनों में बाद में क्या खामी आई। तो ये चीजें जरूरी हैं। ओके, अगला, इसमें दोस्तों 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे। अब ये वर्तमान शब्द का मतलब, वर्तमान का मतलब आज तक नहीं है, हमारे संविधान बनकर भारत की जब लागू हो गया उस समय तक, इन वर्तमान तक हमारे व्यक्तित्व में किस प्रकार से। अगला, स्वतंत्रता संघर्ष है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान करता और योगदान। तो प्री के 70% क्वेश्चन तो यही टॉपिक लेता है। वहां तो गांधी जी रहेंगे, वरना जवाहरलाल नेहरू है, वरना तो पटेल है, मौलाना आजाद है, लाल बाल पाल है, भगत सिंह भी पूछा जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, ये सारे पूछे जा रहे हैं। तो अपने को ये सबसे बड़ा टॉपिक है अपना, और ये मेंस में भी है, प्री में भी है। अगला, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन।
ये राजा राम मोहन राय वगैरह जो जितने भी हैं, इशारे हमें लेने हैं कि क्या समस्याएं थी, किस प्रकार से सुधार किया। क्योंकि वर्तमान में भी हमारे समाज में प्रशासन के सामने चुनौती जो है वो सामाजिक परंपराओं की है। आखा तीज आ गई तो बाल विवाह तो होगा, सबसे ज्यादा होगा, हमारे समाज में परंपरा है। आपको बाल विवाह रोकना एक कानून है, जबकि समाज की परंपरा है कि हम बच्चों का ब्याह तो करेंगे। आपको कैसे मैनेज करना है, तो सामाजिक सुधार आपको बताएगा कि आप समझा बुझा करके कैसे करें, कैसे व्यक्ति को दंड का भय दिखा करके और चीजों को मैनेज करें। लास्ट की चीज 19वीं ये हो गया स्वतंत्र उत्तर काल में राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन। यानी जब भारत आजाद हो गया तो इसके बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि भारत में जो 562 से अधिक देशी रियासतें हैं वो अलग होना चाहती हैं और भारत के विभिन्न प्रांत भी अलग देश बनाना चाहते हैं। जैसे पूर्वोत्तर के ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये अपने आप को भारतीयों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ना तो भाषा और ना ही उनका व्यक्तित्व, ना ही उनका धर्म और ना ही उनका जो जातीय नरे जातीय मॉडल। आप उनको देखेंगे तो वो हमारी तरह के नाकनक्स वाले लोग नहीं है, वो चाइनीज मंगोलॉइड प्रजाति में मिलते हैं। तो किस प्रकार से हमने उनको अपने साथ रखा, वहां के आंदोलन को कुचला। इसके बाद में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतों का विलय किस प्रकार से किया। तो ये सब चीजें जो है राष्ट्रीय एकीकरण, पुनर्गठन, भाषा के आधार पर प्रांत कैसे बने, राजस्थान किन किन स्टेज में जाकर के राज्य बना, वर्तमान राज्य की कंडीशन क्या है, तो ये सब अपने सिलेबस का हिस्सा है। अब अपनी यदि आरएस वाली बात करें, ये तो उपनिरीक्षक का है ना, हाँ ऐसा ही का है। एक आरएस वाले का भी दे दो जी। लो साहब, तो आप तो थानेदार जी हो, अच्छा ठीक है। मैं आज की अपनी क्लास में भले ही थोड़ा कम पढ़ा पाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग हमें पढ़ना क्या है, मेरे साथ हम किस साइड में चलेंगे, किस दिशा में हमें पढ़ना है, उसके ऊपर जरूर बात करूंगा। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि 3-3, 4-4 साल कोचिंग करने के बाद विद्यार्थी किताबों के साथ जूझता है और पेपर हॉल में जाकर के उसको लगता है कि मैं जो कुछ पढ़ करके आया हूं उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आ रहा, ये पता नहीं कहां से आ रहा है, मेरी किस्मत ऐसी फूटी क्यों है। उसको अपना व्यक्तित्व पूरा का पूरा चकराता नजर आता है, उसे अपना परिवार, अपनी की गई मेहनत, उसमें बिल्कुल हताशा की स्थिति होती है। तो वो हमारी नहीं हो। आरएस में आप देखोगे तो वही चीजें, प्रमुख राजवंशों का महत्वपूर्ण, ये राजस्थान आ गए शुरू में, ये भारतीय इतिहास, इसमें भी अगले पेज पर है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक आधार सिंधु वैदिक, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा, नए धार्मिक विचार, आजीवक बौद्ध और जैन। प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल। अब यहां शब्द भले ही राजवंशों के समय की उपलब्धियां, लेकिन उपलब्धियों का मतलब सांस्कृतिक उपलब्धियां, प्रशासनिक उपलब्धियां, ये सब हमने को सांस्कृतिक में स्थापत्य कला और वही कला की तरफ बढ़ना है। प्राचीन, अगला नीचे, प्राचीन भारत में भाषा साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। सल्तनत काल, प्रमुख शासकों की उपलब्धियां, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो संस्कृति शब्द एक व्यापक शब्द है दोस्तों। क्या क्या आता है संस्कृति में, एक शब्द पूछ लेते हैं आपसे मेंस में, मुगल कालीन सांस्कृतिक दशाओं का मूल्यांकन कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप लोग मुगल कालीन सांस्कृतिक दशा, तो संस्कृति में क्या क्या आता है, तो संस्कृति में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। संस्कृति जब आ जाए तो उसमें सारी चीजें आएंगी। इसका मतलब उस समय की सामाजिक कंडीशन क्या है, उस समय की संस्कृति के अंदर स्थापत्य क्या है, उस समय की कलाएं समाज में क्या है, संगीत कला की क्या स्थिति है, चित्रकला की क्या स्थिति है, उस समय समाज के लोग भाषा, बोली, ये कैसे
साहित्य, ये सब, और इनके साथ साथ उनका जीवन स्तर, यानी कि जीवन स्तर कैसा है, इसमें खान पान, रहन सहन, कपड़े लत्ते, सब कुछ, ये सारी बातें अपने को करनी है। एक संस्कृति शब्द एक व्यापक शब्द है जो सभी चीजों की डिमांड करता है। और हमारे 200 शब्द या 100 शब्द में मुगलकालीन संस्कृति की विवेचना पूछ ले, अब अपने आप में विवेचना करना भी बड़ा टेढ़ा कार्य है। विवेचना का मतलब उसके बारे में लिखो, फिर उसके बारे में इसका मूल्यांकन कीजिए, विवेचना करें, अर्थात इसकी कमियां क्या रही, क्या और हो सकता था, और फिर लास्ट के अंदर कम से कम 2 लाइन में इसके बारे में आपके अपने व्यक्तिगत विचार कि ये कार्य इस तरह और होता तो समाज और आम लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा होता। जैसे शाहजहां की बात करें तो इसमें एक शब्द जरूर जोड़ना चाहिए कि शाहजहां ने भले ही ताजमहल बनवा दिया, लेकिन शाहजहां ने अकबर की भूराजस्व प्रणाली में जो 1.5 गुना की वृद्धि की थी, 34 लाख लोग जो थे उस समय के अकाल से एवं अत्यधिक कर के कारण वहां उनको दोआब छोड़ करके दक्षिण भारत जाना पड़ा, जिनमें से आधे लूटपाट के शिकार हुए और उनकी मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं ताजमहल जो हमें सुंदर रूप में दिखता है, उसके पीछे कितनी लोगों की मौतें छिपी हुई है। हमें एक निष्पक्ष व्यक्ति की भांति पूरा का पूरा स्पष्ट रूप में व्यक्त करना चाहिए। तो ये सब चीजें दोस्तों, और वही अगला आधुनिक भारत, सल्तनत काल हो गया, मुगल काल हो गया, राजनीतिक चुनौतियां, सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा। अब दक्कनी राज्य में हमें पूरा दक्षिण भारत पढ़ना है, जिनमें बहमनी, जिनमें गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश, बरार, बीदर, इन सब का इतिहास। फिर मध्यकाल में कला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, ये है, क्वेश्चन यही से निकलेंगे। फिर भक्ति, सूफी आंदोलन, धार्मिक और साहित्यिक योगदान, साहित्य आ गए यहां पर, विभिन्न संतों के कंसेप्ट। फिर आधुनिक काल है, डिटेल से यही है, और इनमें भी आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, वही सारा वो जो अपने थानेदार जी के सिलेबस में है वही यहाँ पे। स्वतंत्रता संघर्ष है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदान करता, देश के अलग अलग हिस्सों में योगदान, और फिर वही स्वतंत्रता, उत्तर राष्ट्र निर्माण, भाषाई पुनर्गठन वगैरह वगैरह। इन्हें आजादी के बाद भी हमारे देश का कैसे एकीकरण हुआ, वो सब बातें करनी है। तो कुल मिलाकर के हमें सिंधु काल से स्टार्ट करना है और आजादी के बाद नेहरू युग तक पढ़ना है। हर जगह पहले देखना है कि उस समय क्या था, वर्तमान से जोड़ना है, और इसके बाद में उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करनी है। तो आप शुरू से ही आदत डाल लें। मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा फोकस आप प्राचीन और मध्यकाल के बजाय आधुनिक भारत पर करना, क्योंकि मेंस में तो प्राचीन और मध्यकाल में सिर्फ कुछ चीजें हैं, क्वेश्चन सारे आधुनिक भारत पर आ रहे हैं। तो या तो आप लोग चाहें तो अपना आधुनिक भारत से शुरू करें, शुरू का जो जोश का समय है वो आधुनिक भारत पर फोकस करें, या फिर बेटर ये है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से डाल करके वहीं से शुरू से अपन देखते हुए आगे बढ़ते चलें और कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाए। क्योंकि मेरी जो दूसरी क्लास है वहां के स्टूडेंट ने, जो मेंस के भी हैं, उसमें उन्होंने कहा कि सर हमें तो टू द पॉइंट जो परीक्षा में आता है वो वाला पढ़ना है, और सबसे पहले आप मेंस में सारा ही आधुनिक काल आ रहा है, तो मैंने वहां पर आधुनिक भारत से स्टार्ट किया। ये आपकी इच्छा है, आप जहां बोलेंगे मैं वहां से शुरू करूंगा। सिंधु घाटी से ले लेते हैं। नहीं, मॉडर्न का तो आएगा, ऐसा ही मेरे आरएस में आना तो मॉडर्न से ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्राचीन की और मध्यकाल की भी रहेंगे, और हम लोग छोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो। तो पढ़ना तो हमें प्राचीन और मध्यकाल है। ये तुम्हारी इच्छा है कि पहले क्या पढ़ोगे, तुम कहोगे तो मॉडर्न से स्टार्ट कर दें, तुम कहो प्राचीन से कर दो, मॉडर्न से करें। चलो तो साहब मॉडर्न से कर देते हैं। या फिर कुछ बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए गुरुजी ने अपनी बात नहीं मानी, तो आप में प्रशासनिक अधिकारी के गुण होने चाहिए। मैं भी उन्हीं गुणों का इस्तेमाल करते हुए सबको संतुष्ट करते हुए पढ़ा दूंगा। और लोकतंत्र का जमाना है दोस्तों,
मॉडर्न में से शुरू करूं, हाथ खड़े कर लो, प्राचीन वाले भी हाथ खड़े कर लो, जिनके ज्यादा होंगे वो मैं शुरू कर दूंगा, इसे मन किसी का दबेगा नहीं। हाँ, तो ये प्राचीन मैंने यहां लिखा कि प्राचीन भारत से स्टार्ट करना है, और ये मैंने आधुनिक भारत, पढ़ाना मुझे दोनों ही है। प्राचीन वाले हाथ खड़े करो तो 1 मिनट, प्राचीन वाले 1 2 3 4 5 6, ये प्राचीन वालों का बहुमत हो गया भाई इधर तो सारे। अच्छा 1 मिनट रुको, आधुनिक भारत वाले कम है संख्या, अब बताओ। जैसे पढ़ना तो जरूरी है, जरूरी है कि उसका है आपने, लेकिन अगर सीक्वेंस से चलता रहता है तो ज्यादा बेटर रहता है। ये बात तो मैंने बोल करके पहले ही बता दी। मैंने आपने थोड़े इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने कहा कड़ी से कड़ी जोड़ करके, मैंने थोड़ा हिंदी में बोला था। चलो, तो मेरा भी मन प्राचीन भारत से था, इससे फायदा क्या होगा, आधुनिक भारत अपने को अच्छा समझ में आएगा। अंग्रेज आएंगे, उसे आने से पहले बंगाल में सिराजुद्दौला क्यों था वो पता हो तो मुझे प्लासी के युद्ध में उसे पकड़ के हराते हुए जोर नहीं आएगा, वरना आज मैं प्लासी का युद्ध कराऊंगा आधुनिक भारत में स्टार्टिंग में, तो मुझे उसकी भूमिका बनाने के लिए मुझे मध्यकाल को पकड़ना पड़ेगा इतिहास में। हाँ, ये जरूर है कि अपन थोड़ा सा इस प्राचीन और मध्यकाल को टू द सिलेबस स्पीड से कर लेंगे और आधुनिक भारत को खूब डिटेल से पढ़ लेंगे, ये अपने को करना चाहिए। लेकिन इतना भी छोटा नहीं करना कि कोई क्वेश्चन बाहर से निकल जाए, ये तय है। पिछले 15 साल से थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का अनुभव है मुझे, और पिछले 10 साल से मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब पे भी मेरी क्लासें पढ़ी हैं, विजेंद्र नाम से आप लोग जब भी डालेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो विजेंद्र, या फिर नहीं मिले, कई विजेंद्र हो गए अब, तो विजेंद्र सर डालते आ जाएगा, वरना स्टडी डालते आ जाएगा, विजेंद्र सर स्टडी। कहने का मतलब, आप में से कोई विद्यार्थी यदि क्लास में किसी दिन एब्सेंट भी है तो वो यूट्यूब से देख करके उस दिन का जो मैटर है वो पढ़ ले और दूसरे दिन साथ जुड़ जाए, यदि कभी कोई बीच में गायब होता है तो, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पे थोड़ा डिटेल है, उतनी अपनी प्राचीन में जरूरत नहीं है, मैंने प्राचीन भी उस समय बहुत डिटेल पढ़ा दिया था। तो कोशिश करेंगे अपन, आप लोगों के पास समय की कमी नहीं है और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पढ़ना चाहते हो। इतिहास से शुरू कर रहे हैं, पहला कंसेप्ट में इतिहास का ही दूंगा। इतिहास क्या है? अब बता दो, बोलोगे नहीं तो इंटरव्यू में नंबर बहुत कम आएंगे, आपको उसका सामना करना है, और वो फाइनली चीज होती है। बहुत जोर लगाते हैं हम लोग, मेंस के अंदर 15 से 20 नंबर का अंतर नहीं ला पाते, और इंटरव्यू में फटाक से अंतर 20-30 का होता है, समय 15 मिनट का होता है। तो बोलना आना चाहिए, एक प्रशासनिक अधिकारी की एक विशेषता भी है। थानेदार का भी इंटरव्यू तो होना है। हाँ, थानेदार इधर ज्यादा बैठे हैं, मैं समझ गया था, हाथ खड़े होते ही। तो इतिहास क्या है, आप अपने अपने नजरिए से बता दो, क्योंकि ये मत सोचना कि क्लास में जो बोलेगा वो पढ़ करके आया है, क्योंकि आज तक इतिहास खूब पढ़ा होगा, लेकिन किसी किताब में ये नहीं है कि इतिहास क्या है, ये नहीं पढ़ाया गया अब तक। हम पढ़ेंगे क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, कॉमन सेंस की बातें पूछते हैं, और इंटरव्यू में जानबूझकर ऐसी चीजें पूछते हैं कि हमारे जजमेंट को परखा जाता है। जैसे मुझसे किया गया क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप और अकबर समकालीन और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध, फिर भी दोनों में आपकी नजर में महान कौन है, मुझसे पूछा गया था। उसमें समाचार पत्रों में हेडिंग चला करती थी महाराणा प्रताप की कुछ एक, तो मुझसे प्रश्न पूछा गया था ये इंटरव्यू में कि महाराणा प्रताप और अकबर दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध, लेकिन आपकी नजर में, मेरी नजर में महान कौन है। अभी एक ऐसा प्रश्न है कि इसको बोलो तो मरे, नहीं बोलो तो मरे, क्योंकि अकबर बताया तो राजस्थान का एग्जामिनर जो है ना उसको चिढ़ बैठेगी, और यदि मैंने महाराणा प्रताप को अकबर से ऊपर बता दिया
तो जिसने पूरे भारत को अफगानिस्तान से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक जिसने ऐसे ऐसे प्रशासनिक कार्य किए कि भारत को प्रशासनिक एकताबद्ध किया, जिस अकबर ने, उपलब्धियां तो उसकी भी है। अनपढ़ होते हुए भी उस अकबर ने जो संघर्ष किया था, भले ही धार्मिक रूप से उसका व्यक्तित्व कभी भी हिंदुओं के विरुद्ध नहीं था, उसने खुद ने मुसलमान धर्म छोड़ दिया था, तो मैं उसको भी गलत बता दूं और प्रताप को श्रेष्ठ बता दूं, तो हो सकता है यही ज्ञान की बात एग्जामिनर के अंदर घुसी हुई हो कि इसका मतलब ये जो है ना शुद्र चीजों में फंसा हुआ है। महाराणा प्रताप में ऐसी क्या खास थी जो अकबर से श्रेष्ठ हो गया? तो हो सकता है ये क्वेश्चन मुझसे कर दे, तो मैं ये बोलूं तो मरा, ये बोलूं तो मरा, और नहीं बोलूं तो वैसे मरा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछेंगे। और इस समय ये नहीं होता कि साहब मैं पढ़ करके तैयारी करके आया था उसमें से पूछा जा रहा, नहीं, ये उस समय जिस समय आप सामना कर रहे हो किसी समस्या का, उस समय आपकी बुद्धि ने आपका कितना साथ दिया ये निर्भर करता है। और बुद्धि को साथ देने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंटरव्यू की तैयारी का मतलब कभी भी रट्टे मारना नहीं होता, हमें समस्याओं का ऑन द स्पॉट हंसते हुए सामना करना होता है। इसलिए एक तो आज के बाद मुझे क्लास में स्टूडेंट जो है बिल्कुल मुस्कुराते नजर आने चाहिए। ऐसे नहीं कि पृथ्वी इनके सिर पर टिकी हुई है और थोड़े से हंसे नहीं पृथ्वी नीचे आके गिर जाएगी अभी, ऐसे नहीं। जितना ओपन रहोगे बुद्धि ज्यादा चलेगी, तनाव में रहोगे गड़बड़ है। तो मैंने इसका उत्तर दिया था कई देर तक, तो एग्जामिनर को भी पता था कि बेटा फंसा तो अच्छा है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके मैं और तनाव में आता जा रहा था। अंत में आंख बंद की, मैंने कहा कि अभी वक्त है। दो तरह से लेते हैं समस्याओं को कि एक तो विचार आया कि हे भगवान फंस गया, मैं क्या बोलूंगा, गया मैं तो काम से, पिछले 6 साल की मेहनत की हुई, पास भी हुआ मेंस, और देख कैसा प्रश्न पूछा है इसने, हरामी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार ऐसे लगा कि सब कुछ दबनी जा रहा है, दबाव में मेरा प्रेशर आना शुरू हुआ। तभी मेरी प्रैक्टिस मुझे याद है कि नहीं, मुझे तनाव में बिल्कुल नहीं आना, तनाव देंगे। और अपन पानी पिया मैंने गिलास में से, और इसके बाद मैंने कहा सर, देश प्रेम, मातृभूमि की रक्षा, त्याग और बलिदान में निसंदेह महाराणा प्रताप श्रेष्ठ हैं। मैं चुप हो गया। अगले रुचि की ताकत आगे बोल देगा ना मुझे। फिर उसने बोला तो क्या आपकी निगाह में महाराणा प्रताप श्रेष्ठ हैं, महान है? फिर मैंने आगे जोड़ दिया कि राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक सुधार, जन कल्याण के जो कार्य अकबर ने किए वो भी उसकी उच्चतम मानता को सिद्ध करते हैं। अब वो भी समझ गए कि ये दोनों को गोल गोल घुमा रहा है, मेरे को गोली दे रहा है। दोनों को बता दिया, फील्ड अलग अलग है। उसने कहा ये मैंने शुरुआत की थी कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ये मैंने बोल दिया था, आपको एक चुनना है। अंत में मैंने कहा कि सर मैं देश प्रेमी हूं, भारत से बड़ा प्रेम करता हूं अपने देवताओं से बढ़कर, और मुझे देश प्रेम के मामले में मेरा आदर्श महाराणा प्रताप है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अपने आप को बचा भी लिया, वो खुश हुआ, उसने तारीफ की। फिर 3 और बैठे थे उसके सामने कि मैंने इसको बहुत पटकने की कोशिश की, लेकिन बंदे ने अपने आप को संभाल लिया। ये अच्छा गुण है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी निगाह में कौन श्रेष्ठ है, बात यह कि तुमने कैसे संभल के उत्तर दिया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज से आदत डालो। इंटरव्यू में तुम क्या सोचते हो कि मेंस एग्जाम देने के बाद में जो 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने मिलेंगे उसमें इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर लोगे? नहीं। व्यक्तित्व 6 महीने 12 महीने के दौरान नहीं उभरता। व्यक्तित्व का निर्माण एक लंबे अरसे से बनता है, उसमें सालों लग जाते हैं। तो धीरे धीरे आज से आप मान करके चलिए कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, मान के चलोगे तो ही होगा। ऐसे नहीं कह रहे साहब प्री तो बाद पास बाद में देखांगा, नहीं, ऐसे नहीं। प्री पास तभी होगी जब आप मेंस की तैयारी करोगे, और मेंस पास तब होगी जब आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को दमदार तरीके से प्रस्तुत करोगे। इतिहास क्या है, मुद्दे पर आए, बात करें। आपका विचार, हाँ आपके विचार। जी मैडम बताएं। बैठे बैठे बता दूं, फॉर्मेलिटी की जो गुंजाइश नहीं है। मैं एज ए प्रशासनिक अधिकारी आपको मान के चल रहा हूं, बताइए मैडम। ओके, मैडम का बिल्कुल गलत हो चुका है, आंसर को दूसरा रिपीट ना करें, क्योंकि भूगोल, बेटा भूगोल जो है ना, भूगोल
वो इतिहास को प्रभावित करती है। थार के मरुस्थल पर आज तक एक आक्रमण नहीं हुआ, और पंजाब हरियाणा की जो नदियों वाला उपजाऊ प्रदेश है, वहां त्रायन हो या पानीपत, सारे युद्ध वहीं के लिए हुए। थार के लिए कोई एक भी तो शासक कम वक्त लड़नी नहीं आया। बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है कि मैं हनुमानगढ़ का जो पुराना दुर्ग है, क्या नाम है उसका उल्लेख करता है, मैं बटने दुर्ग से आगे चला गया था, इतनी गर्मी जुलूसती हुई कि जैसे तो किसी ने भट्टी में झोंक दिया हो मुझे। वो लिखता है अपने खुद, दोपहर तक मुझे लगा सांस खींच खींच के लेनी पड़ रही है, वो भी कम वक्त जलती हुई सांसें वहां पर आती हैं। मुझे लगा कि मैं ऐसे राज्य का कुछ नहीं करूंगा, वो लिखता है। और फिर वो आगे लिखता है कि फिर काली पीली ऐसी आंधी कि मेरे हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दिया अपने स्टाइल में, और इसके बाद आए हुए छींटे, जितनी मिट्टी मेरे कपड़ों पर थी सारी की सारी स्थायी हो गई। इसका मतलब इतना दुख व्यक्त करता है कि ये मरुस्थल। तो भूगोल इतिहास को प्रभावित करती है, इतिहास कभी भूगोल को प्रभावित नहीं करता ना, इसलिए हमारे बोलने में हमारा ज्ञान छुपा होता है। ओके, और कोई? शाबाश। बिल्कुल ठीक, आपका अच्छा प्रयास है जी, बताएं। ये भी ठीक है, दोनों ने लगभग घुमा फिरा के एक ही बात कही है। अब आप लोगों ने पकड़ लिया है मुझे कि गुरुजी ने बार बार हमें एक ही बात बताई है, और वो ये बताई है कि इतिहास ये राजाओं का, इनका ये नहीं है, इतिहास ये है। तो अब दिमाग यही होता है, थैंक यू, दिमाग ये होता है, आपने पकड़ लिया। लेकिन इसके साथ साथ हमें और इसकी अच्छी परिभाषा जो इतिहास की किताबों में और परीक्षा में हमें लिखनी है। प्राचीन काल में हम लोग बंदरों से विकसित हुए हैं, आप लोग पढ़ते हैं, क्या ये सही है? क्या पता, क्या पता हम लोग, ये बंदर कहां से आए थे? यदि इतिहास की बात करें तो हम तो बंदरों से आ गए। तो यहां क्वेश्चन दो है कि यदि बंदर मनुष्य बना तो फिर आज बंदर क्यों है? ये सारे मनुष्य होने चाहिए थे। ये फिर उद्विकास से ये पूछा, इतिहास ये पूछता है कि वो जलीय जीव कहां से आए। इतिहास ये भी पूछता है, हमें तो पूरा सोचना है। वो जलीय जीव भी कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, पैदा तो वो भी हुए होंगे, उनको पैदा किसने किया? यदि उन जीवों को कोई पैदा कर सकता है तो डायरेक्ट मानव को भी पैदा कर सकता है। ऐसा क्यों नहीं है कि मानव को डायरेक्ट ईश्वर ने बनाया हो? उसके जीन सिस्टम देखिए, अपना कोडिंग अपना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत समझदार प्राणी जो था उसने हमारे डीएनए के अंदर प्रत्येक चीज को पहले डाल दी कि हमारे बाल कैसे होंगे और किस उम्र में जाकर बाल उड़ेंगे, ये फिक्स है। किस उम्र में जाकर के हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस डाउन आएगी और कब जाकर के हमारे सांस अटक जाएंगी, ये सब कुछ फिक्स है। किसका नाक कैसा होगा, किसकी आंखें कैसी होंगी, ये सब फिक्स है पहले से। तो वो बनाने वाला कोई ना कोई तो है, हो सकता है डायरेक्ट बनाए, लेकिन इतिहास एक चीज मानता है, हो सकता हो को नहीं। इतिहास प्रामाणिकता को चाहता है, जो कुछ है वो प्रूफ के साथ हो, अर्थात छोटा सा अतीत का एक तो सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध एवं प्रामाणिक अध्ययन, प्रामाणिक अध्ययन, बस छोटी सी परिभाषा है। आप लोगों ने मुझे पढ़ाना है, सिंधु घाटी पढ़ाऊंगा मैं आपको, वैदिक काल पढ़ाऊंगा, पाषाण काल का नाम सुना होगा। तो इनमें प्राक इतिहास कौन सा? प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास। आदि इतिहास कौन सा है? आपके क्वेश्चन आते हैं, आदि ऐतिहासिक काल, आदि इतिहास का मतलब प्रोटो हिस्ट्री, इंग्लिश में बोल रहा हूं, और हिस्ट्री में फर्क है बेटा। ये फर्क क्या है? प्रामाणिकता का फर्क है। बच्चों को तो क्लियर नहीं है ये, लेकिन आज क्लियर करो। ये प्रामाणिकता बहुत जरूरी है इतिहास के लिए। सुनी सुनाई कहानियां इतिहास नहीं हो सकती, इसलिए मैंने पहले कहा था कि इनको एग्जामिनर जो है वो डाल नहीं सकता। हल्दी घाटी का युद्ध
परिणाम पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है, लेकिन हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ वो कभी नहीं पूछेगा आपसे, आज तक नहीं पूछा, क्योंकि 2-3 डेट मिलती है उसकी उस समय के समकालीन में। 18 जून भी है 1576, 21 जून 1576 भी है। उसी समय के समकालीन जो लिखने वाले थे उन्होंने 2-3 डेट दिए, और उस समय का तिथि क्रम की कैलकुलेशन करते हैं तो 2-3 डेट आती है। उसमें विक्रमी संवत था। जहां इतिहास खुद उलझा हुआ है वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर कर नहीं सकता, कर दिया तो डिलीट होगा। इसलिए हर साल आपके आरएस में 6-7% डिलीट होते हैं, क्योंकि उनमें प्रमाणिकता नहीं होती। तो प्रमाणिकता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इतिहास वो है जो प्रमाणिक है, इतिहास वो नहीं जो प्रमाणिक नहीं। सुनी सुनाई बातें, संयोगिता ठीक नहीं थी, पद्मनी ठीक नहीं थी, नहीं पूछ सकते। प्रमाणिकता नहीं है ना, सिद्ध जब तक नहीं होता नहीं होगा, नहीं आएगा। प्रमाणिकता, प्रमाण चाहिए। आपने मेरे से 3 लाख रुपए लिए थे गत साल, बताओ कब लौटाओगे? प्रमाण क्या? आप कहोगे साहब मैंने तो लिए ही नहीं, मैं करूं लिए थे, ये कहेंगे क्या प्रमाण? मैं आप सबसे कह रहा हूं, अरे दिलवाओ रहे यार, आपका साथी 3 लाख रुपए लिए थे। आप सारे जो है बैठ करके और मुझे कहेंगे गुरुजी हम समाधान निकालते हैं। आप बैठो और ये भी बैठा, आपने बैठा करके पूछा कि हाँ गुरुजी 3 लाख लिए थे, ये कहेगा मैंने तो नहीं लिए, मैं करूं ले रहा है। आप मेरे से पूछोगे सर आपने 3 लाख दिए थे, कोई प्रमाण है आपके पास? मैं कहूंगा कि हाँ मैंने लिखा था और उसमें इसके साइन है, तब आप कहोगे ये तो प्रमाण है भाई, देना पड़ेंगे। और मैं कहूँ ना साहब मैंने तो कोई प्रमाण नहीं है, तो गुरुजी झूठ बोल रहे हो। दिए होते किसी के सामने दिए थे? मैंने कहा नहीं। लिख कर दिए थे? नहीं। साइन है इसके? नहीं। तो फिर मतलब नहीं है, बात सही नहीं लगती। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ऐसे कैसे दे दिया आपने? तो गए पैसे, क्योंकि प्रमाण नहीं है। प्रमाण चाहिए, और प्रमाण कौन सा? लिखित, लिखे हुए हैं तो। और इसी से मैं 500 रुपए के स्टाम्प पर पूरा का पूरा लिखवाता, भारतीय डाक टिकट चिपका करके, और फिर साइन इसके भी कराता, इसके पापा जी के भी कराता, 2 रिश्तेदारों को गवाह बना के और कराता, फिर देता। तो आप लोग कहते हैं तो टोटली देने पड़ेंगे, 1-1 रुपया देना पड़ेगा, ब्याज और देना पड़ेगा गुरु जी को। साक्ष्य है। प्रमाणिकता, प्रमाणिकता लेखन से सिद्ध होती है, यानी साक्ष्य लिखित हो, मतलब साक्ष्य जो है दोस्तों लिखित हो। लिखित आप वैज्ञानिक आधार पे पढ़ना, चीजों को रटना नहीं है बिल्कुल भी। आरएस बनने की प्रक्रिया रटने की प्रक्रिया नहीं है, इस बात को शुरू से मान लेना, क्योंकि जो विद्यार्थी रट करके जाते हैं क्वेश्चन वो मिलता नहीं है, हर क्वेश्चन नया बनता है। पहली बार देखोगे, आपको आदत होनी चाहिए सृजनात्मकता की, क्रिएटिविटी की, कि उत्तर को ढालना आना चाहिए, विचार खुद की उत्पन्न होने चाहिए, बस। साक्ष्य लिखित है। अब यहां भी 2 पंगे हो गए कि लेखन की इस बात को यदि अपन माने तो 2 क्या 3 पंगे हो गए, कि इसका मतलब मनुष्य जब पाषाण कालीन था, जब पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तब वो कैसे लिखता? लिख ही नहीं सकता। तो क्या उस जीवन में मनुष्य नहीं रहा? रहा तो है। तो वो काल, वह काल जिसमें मनुष्य, वह काल जिसमें लेखन या भाषा नहीं थी, तो वो काल तो इतिहास हो नहीं सकता। इसलिए उसको इतिहास से पहले की घटना कहते हैं, प्राक इतिहास। इतिहास से पहले की घटना कहते हैं, प्राक इतिहास कहलाता है। और जब प्राक को और इतिहास को मिलाते हैं तो उसका प्रागैतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले, इतिहास से पहले का काल कहते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं इसको दोस्तों। मनुष्य पत्थरों के साथ जीवन जीता था, कपड़े नहीं पहनता था, पशुओं को मार के खाता था। धीरे धीरे वो आग का आविष्कार करता है और भोजन पका करके खाना शुरू करता है। आज भी हमारे यहाँ राजस्थान में भी भारी संख्या में नागौर से, विशेषकर डीडवाना जो है क्षेत्र है, वहां से पुरापाषाण कालीन मानव के साक्ष्य मिले। जयपुर जिले और अलवर जिले की सीमा, थानागाजी के आसपास कोई मैड गांव है, वहां से पाषाण कालीन गुफाएं प्राप्त होती हैं।
बैराट से भी कुछ गुफाएं जिनमें वो महामानव रहा करता था, जिसका आकार प्रकार 10-15 फुट रहा होगा, क्योंकि उसके पदचाप जो कुछ निशान अभी भी स्थायी है। वो बताते हैं कि कुछ साक्ष्य ऐसे मिले कि धूप से गर्म हुआ जो पत्थर है चूने का, कैल्शियम कार्बोनेट का जो पत्थर धूप से भयंकर गर्म हो गया, एक तरह से चूने का पत्थर बन गया। थोड़ी देर बाद अचानक बादल आए होंगे, बारिश हुई होगी, और जो तप्त चूने का पत्थर था उस पर पानी गिरा होगा, तो पूरा का पूरा पत्थर जो था वो पिघला होगा, और सफेद चूनेदार वो गाढ़ा जो पदार्थ था उसमें उस मानव के पैर पड़े, और इसके बाद में वो जो पैर पड़े उस समय वो सूख रहा था, और वो पैर पड़ने के बाद वो चीजें वो सूख गई और वो पत्थर फिर से जम गया, और वो निशान आज मौजूद है। बैराट से हमें बीजक की पहाड़ी के पास से हमें ये प्राप्त होते हैं। तो इससे पता लगता है कि पाषाण कालीन मानव था और उसने जीवन यापन लंबे समय तक किया है। बूढ़ा पुष्कर है अजमेर में, वहां से भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो मिलते बहुत हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, मुझे पढ़ाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में प्रमाणिक चीजें दी हुई है, ये इतिहास नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको इतिहास में नहीं मानते दोस्तों, प्री हिस्ट्री मानते हैं। लेकिन एक दौर वो भी था जब साक्ष्य लिखित तो मिले हैं दोस्तों, परंतु उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिख के तो खूब गए, लेकिन लिपि उनकी पढ़ नहीं पा रहे हैं हम लोग। खूब लिखे हुए हैं, को 3000 जगह लाइनें की लाइनें लिखी हुई हैं। वो इतना बढ़िया लिखते थे कि धोलावीरा है गुजरात में एक शहर, उस उनका जो सिटी उनका था, उस शहर के मेन गेट पर उन्होंने लकड़ी का एक बनवा कर सूचना बोर्ड भी लगा रखा था, जैसे तो धोलावीरा में आपका स्वागत है, मान लो। मैं नहीं पढ़ पा रहा, कोई नहीं पढ़ पाया, मैंने मान लो शब्द लगाया। तो ये इन्होंने उस समय सूचना पट लगाते थे शहरों में, इतना लेखन था। लेकिन फिर वो मर गए, वो सब मिट गए, वो सभ्यता खत्म हो गई, उनमें से एक भी नहीं बचा, वो लिपि खत्म हो गई। आज उस लिपि को पढ़ने वाला कोई नहीं है, और हमारे विद्वान उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे। आपके मन में है पढ़ने का, तो मैं कुछ एक अक्षर बना देता हूं। ये अक्षर सर्वाधिक मिले हैं, और इन अक्षरों में ये अक्षर जो है वो भी बहुतायत से मिलते हैं। पता नहीं क्या अर्थ है इनके, इस प्रकार के अक्षर है, इसे चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। भाव चित्राक्षर, पता नहीं क्या भाव रहा होगा। यानी वहां पर राम जयपुर जाता है नहीं लिखते थे, और राम को जयपुर जाते हुए यूं दिखा देते थे। तो भाव ये था, इतना पता तो लग गए इतिहासकारों को, लेकिन क्या कहा पता नहीं है। तो ये लिपि पढ़ी नहीं गई। अब मान लो कि मैंने भाई को 3 लाख रुपए दिए और मैंने उसको उठपटांग शैली में लिख रखा है, और मैं आपको कहूं कि देखो ये लिखा हुआ, आप उसको पढ़ ही नहीं पाओ, ऐसे में लिखा हुआ है। गुरुजी क्या लिखा हुआ आप बताओ। तो मैं कहूं कि 3 लाख रुपए लिखे हुए, बोले कहां 3 लाख है इसमें, कहां इसका नाम है, तो आप उसको प्रमाण मान लोगे क्या? नहीं। जब तक लिखित होने से क्या हुआ, पढ़ा भी जाना चाहिए, प्रमाण तो तब बनेगा। तो जहां लिखित साक्ष्य तो है, परंतु पठित नहीं है, इसका मतलब इसको प्री हिस्ट्री में नहीं ले सकते, ये तो लिखित ही नहीं है। इसको हम हिस्ट्री में भी नहीं ले सकते। हिस्ट्री का मतलब, इतिहास का मतलब पूरी तरह लिखित और पठित दोनों होता है, इसलिए इसको आधे इतिहास में लेते हैं। आधा इतिहास, पूरा नहीं, आधा। प्रोटो हिस्ट्री या सेमी हिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी ओर एक ऐसा भी कालखंड है, वैदिक काल, जिसमें लेखन तो नहीं था, कागज भी नहीं थे, ताड़ के पत्तों पर लिखना नहीं आता था, लेकिन उस समय जो कुछ उन्होंने तैयार किया आज पढ़ रहे हैं उसको हम। लिखा नहीं फिर भी आज पढ़ा जा रहा है। आप कहोगे ऐसे कैसे होगा, बिना लिखी कैसे पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो कि ऋग्वेद की रचना भी, ऋग्वेद में 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, उस समय रचा गया था, आज हम उसको पढ़ रहे हैं।
उसी तरह 9वें मंडल में 7वें मंडल में दास राज युद्ध की बात है। 10 राजाओं के साथ राजा सुदास ने युद्ध किया था। उस समय गीतों के रूप में इस युद्ध का हमने रचना कर दी। आज भी गागा करके बोल रहे हैं, घटना उस समय की इंगित हो रही है। तो पढ़ तो पा रहे हैं हम उसे, उस समय की घटनाओं को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन प्रमाण लिखित है नहीं, इसलिए इतिहास पूरा है नहीं। लेकिन प्रोग इतिहास भी नहीं है, प्राक इतिहास भी नहीं है। इसलिए जहां रचना तो हुई है, रचित एवं पठित साक्ष्य, परंतु लिखित नहीं है, लिखित नहीं है। ये काल जो है दोस्तों, ये कौन सा काल है? वैदिक काल। इसलिए ध्यान रखना, आपके सिलेबस में वैदिक काल और ये सिंधु घाटी सभ्यता दोनों ही हैं, दोनों ही हमें पढ़नी है। और ये दोनों को आप याद रखेंगे कि याद इतिहास में, यहां लेखन का काम आप पढ़ नहीं पा रहे, या रचना तो हो गई, पढ़ भी पा रहे हैं, लेखन का काम नहीं हो। और इतिहास का मतलब जिसमें दोनों काम हो गए, कौन कौन से? लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और पढ़े भी जा रहे हैं। ऐसी कौन सी लिपि है प्राचीनतम जहां से इतिहास शुरू होता है? तो दोस्तों उस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि, जो कि बौद्ध काल से अस्तित्व में आई थी और तब से आज तक उसको पढ़ा जा रहा है। इसलिए हमारा इतिहास बौद्ध काल से मानते हैं। भारतीय शुद्ध इतिहास की शुरुआत बौद्ध काल से होती है। इससे पहले या तो आधे इतिहास है और या फिर प्राक इतिहास। ये इतिहास है। इतिहास का मतलब प्रमाणिक, प्रमाणिकता का मतलब लिखित, लिखित का मतलब लिखित और पठित। लिखित और पठित नहीं, इतिहास नहीं, प्राक इतिहास, इतिहास से पहले। लिखित है परंतु पठित नहीं, आधे इतिहास जैसे सिंधु घाटी। रचित और पठित तो है लेकिन लिखित नहीं, तो भी वैदिक काल, आधे इतिहास। और इतिहास जहां लिखित भी है पठित भी है, इतिहास। ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपि जिसको हम पढ़ पा रहे हैं। हो सकता है आप जैसे विद्वान हिम्मत दिखा दें, सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ डालें, तब इतिहास जो है सिंधु घाटी भी उधर चली जाएगी और प्राचीनतम लिपि सिंधु लिपि हो जाएगी। अभी तक ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपि है भारत की जो पठित है। तो कुछ समझ पाए? थोड़ा थोड़ा जी। तो अब मैं कुछ लिखवा दूं आपको यहीं से, बिल्कुल लिखवा देता हूं। पहले तो मुझे लग रहा है बोर्ड पर जो लिखा हुआ उसको उतार लें, एक सीक्वेंस है छोटा सा, फिर मैं डिटेल इसकी लिखवा देता हूं। मैं ये डिटेल से लिखवाऊंगा। पहले बोर्ड का एक छोटा सा डायग्राम सा बना लो, जिसे आपको देखते ही कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी।
लिख दिया? लिख रहे हो? लिख दो। तो दोस्तों ये आपने लिख ही दिया। नीचे एक हेडिंग डाल दो, आधे इतिहास। आधे इतिहास। इसमें मैं लिखवा देता हूं ये चीजें बोल बोल के, थोड़ा सा अच्छा परिभाषा के रूप में लिखे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक अपठित है। अपठित है, अतः उनके लिखित विवरण को साक्ष्य नहीं माना जाता। उनके लिखित विवरण को साक्ष्य नहीं माना जाता। अगला लिखेंगे नीचे, वैदिक काल में संस्कृत भाषा में वेदों की रचना की गई। ये वेद एवं संस्कृत भाषा अभी भी पढ़े जा रहे हैं। अभी भी पढ़े जा रहे हैं, परंतु वेदों की रचना लिखित रूप से नहीं हुई। परंतु वेदों की रचना लिखित रूप से नहीं हुई, अतः इन्हें प्रामाणिक नहीं माना जाता। अतः इन्हें प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसी कारण सिंधु सभ्यता एवं वैदिक काल को आधे इतिहास में शामिल किया जाता है। ओके,
इतिहास की और छोटी सी हेडिंग डाल दें। इतिहास लिख दें। भारत की प्राचीनतम लिपि भीमबेटका मध्य प्रदेश से, भीमबेटका मैं यहां लिख रहा हूं, ये रहा भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। बैराठ राजस्थान की गुफाओं से भी इस लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। परंतु अपठित लिपि है। भारत में प्राकृत भाषा की, भारत में प्राकृत भाषा की ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा की ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन पठित लिपि है। सबसे प्राचीन पठित लिपि है। अतः बौद्ध काल से भारतीय इतिहास की, बौद्ध काल से भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती। ओके, ये अपना कंसेप्ट इतिहास को लेकर के। एक आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि आज मेरी पहली क्लास है, आपका बैच शुरू हुए शायद 2-5 महीने हो गए, 1 महीना हो गया। ओके, कोई बात नहीं। वैसे तो कई गुरुजनों ने बताया होगा आपको, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप चाहे थानेदार बनेंगे या फिर आरएस अधिकारी, सिस्टम, समय का मैनेजमेंट और सृजनात्मकता का मेल होना चाहिए पढ़ने में। आप ये रफ रजिस्टर जो लेकर के आ रहे हैं विद्यार्थी, वो नहलाएं। व्हाइट पेज का पूरा लाइनदार नहीं, व्हाइट पेज का जो रजिस्टर है वो आप मोटा सा लेकर के आए। यदि आप ये सोचते हैं, जैसा कि मैं भी सोचता था, कि क्लास में तो रफ में लिख करके लाएंगे और घर बैठ करके उसे सुंदर सुंदर राइटिंग में जमाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता है, करना संभव नहीं। और करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स बनाने वाले, एक लिपिक बन करके रह जाओगे, पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। ये नोट्स बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, सिलेक्शन हमारा लक्ष्य है। ये उस लक्ष्य तक पहुंचने के साधन है। आपको यदि नोट्स ही बनाने का काम करना है पूरे दिन, तो फिर फोटोकॉपी की दुकान पर जाइए, 500 रुपए में किसी भी कोचिंग के किसी भी मास्टर के नोट्स तैयार हैं। तो हमारा उद्देश्य वो नहीं है। आप यहां पर बैठ करके अपनी रजिस्टर में लाल और नीला कम से कम 2 पेन लेकर के आए, हेडिंग डालें, जो जैसी राइटिंग है स्पीड से लिखें, और मास्टर कोई डायग्राम बनाता है, फटाफट फ्लो चार्ट उसको बनाएं। आपको वो पढ़ने में हेल्प करेगा। घर जाकर के रामायण लिख दोगे तो वो लिख तो दोगे, लेकिन जब कोचिंग खत्म होगी तो ढेर यूं हो जाएगा
फिर पढ़ा नहीं जाएगा। इसी बीच एक शौक और है आजकल, दूसरी कोचिंगों के नोट्स फोटोकॉपी कराने का शौक। ये फैशन ठीक नहीं है, ये आत्महत्या है। क्योंकि इतिहास कहीं भी कोई भी पढ़ाएगा वो इतिहास ही होगा। कलाम कोचिंग कम नहीं है, बहुत अच्छी तेजी से उभरती हुई, जो अच्छे टीचर्स को ढूंढ ढूंढ करके जोड़ रही है। मैं ये मानता हूं कि भीड़ चाल से बच करके छोटे बैच में जितना पढ़ पाओगे, जितना मास्टर का व्यक्तिगत ध्यान अट्रैक्ट होगा, वो कभी भी भीड़ में कभी नहीं मिलेगा। जैसा मैंने देखा कि इतनी संख्या की बच्चे कौन कौन से पीछे बैठे हैं, शक्लें तक याद नहीं होती, वहां स्टूडेंट बैठे रहते हैं। और स्टूडेंट इसलिए चला गया क्योंकि उसने नाम सुन रखा है, नाम के पीछे भाग रहा है। जबकि सच बात यह है कि नाम होने के बाद तो बदनाम होना होता है। इसलिए जिनका नाम हो गया, एक आध बार जिनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अब वहां भीड़ जा रही है, अब वो सिर्फ बदनामी तय है। एक उफान आता है, फिर गिरावट आती है। इसलिए हमें उस किश्ती की ओर बढ़ना चाहिए, उस नाव की ओर जो तेज गति से पार कर रही है। इस समय कलाम के अंदर आप लोग हैं तो विश्वास रखें। मैं इसका पक्ष नहीं ले रहा कलाम कोचिंग का, मुझे जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये हर कीमत पर सिलेक्शन देने के लिए जी जान लगाएंगे, तो जो ये करेंगे वो दूसरा नहीं करेगा। और 5 साल बाद जब कलाम के बच्चों का धड़ाधड़ सिलेक्शन हो जाएगा तो इनको परवाह नहीं है, या स्टूडेंट खुद कहेगा प्लीज एडमिशन दे दो ना, जहां जगह नहीं है, तो वो दूर आएगा, तब इनको कोई मतलब नहीं, कोई मास्टर पढ़ाए, वो चल रही है कोचिंग। आज ढूंढ ढूंढ करके कि यार जिनको अनुभव है सिलेक्शन का, जिनको अनुभव है पढ़ाने का, वो मास्टर आए। मुझे कई दिनों से कह रहे थे, बातचीत हुई कि यार आरएस में सिलेक्शन चाहिए हमें, बस सिलेक्शन देना होगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप लोग नोट्स यहीं बना ले, घर जा करके पढ़ें। मेरी भी जिम्मेदारी है कि आप में से आधे बच्चे सिलेक्शन में सफल हुए तो नाम मेरा भी होगा, समझ रहे हो। लेकिन नाम होने के लिए मेहनत करनी होगी। सब बच्चों से तो उम्मीद क्या करूं, लेकिन होनहार स्टूडेंट जो जो माने, मुझे हाथ खड़े मत करना, क्योंकि फैशन है सबका, वो काम करें। इसके लिए समय बचाना जरूरी है। समय बचाने के लिए नोट्स यहीं बना लेना बस। ओके, अब दोस्तों ये बात हो गई अपनी इतिहास लेखन की बात। और करें क्या भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास, या मैं डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता की डाल दूं, या कुछ एक कंसेप्ट जरूरी है मैं वो बताऊंगा। पहले भारत में जो इतिहास है, क्या उस पर भौगोलिक प्रभाव पड़ा है? ये क्वेश्चंस मेंस में आता है, प्री में भी पूछ लिया जाता है। भारतीय इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, एक बार जुड़ जाइए, आप समझ जाइए। ये भारत है, मैं ओरिजिनल मैप नहीं बना रहा, एक समझाने के लिए सांकेतिक। क्या इसका भूगोल ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है? ये यहां ये अफ्रीका दूर नहीं है भारत से। नाम सुन के लगता जरूर है कि अफ्रीका हो बहुत दूर। ये सऊदी अरब है, ये भी दूर नहीं है भारत से। ये फारस की खाड़ी, ये भी पास भारत के। ये बीच में अरब सागर है दोस्तों। एक केरल से, त्रिवेंद्रम से जो चलता है व्यक्ति, वो यहां दुबई जाना ज्यादा उसके लिए आसान है। यदि वो श्रीनगर जाएगा तो उसको ज्यादा दूरी तय करनी होगी। एक भारत का आदमी भारत में ही पहुंचेगा तो दूरी ज्यादा तय करेगा। यदि वो केरल का व्यक्ति अफ्रीका पहुंचेगा तो पास में है वो। सऊदी अरब, मस्कत वगैरह या दुबई वगैरह जाएगा तो पास में है वो।
गुजरात का जो आदमी, गुजरात का, इसलिए गुजराती ज्यादातर इन खाड़ी देशों में भरे हुए हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो पास में एक समुद्र को लांघना है। ये अफ्रीका महाद्वीप भी भारत के बहुत करीब है, दूर नहीं है। इन चीजों का फर्क हमारे इतिहास पर निसंदेह पड़ा है, चाहे वो अरब आक्रमणकारी हो। आज केरल में अरबों की संख्या अच्छी है। इस तट पर गुजरात और महाराष्ट्र में भारतीय जनसंख्या जो है उसमें पारसियों की संख्या बहुत ज्यादा है। पारसी मतलब जो ईरान से आए थे, ये ईरान में रहने वाले वे लोग जो देवताओं की पूजा करते थे, लंबे समय तक ईरानी सभ्यता रही, पर्शियन कहे जाते थे। इनका देवता सूर्य है, इनके देवता हमारे वरुण की तरह पूरे हिंदुओं से मिलते जुलते रीति रिवाज, पत्थर की पूजा करते थे, काले पत्थर की, जिसे हम शिव कहते हैं, वो उसे आहुर माजदा कहते हैं, फर्क यही था। लेकिन बाद में इस्लाम का उदय, इस्लाम अरबियों के द्वारा गर्दन पर तलवार रख करके मौत और इस्लाम में से एक चुनने के लिए कहा गया, तब ईरान के लोगों ने धर्म तो अपना लिया, लेकिन वो कट्टर सुन्नी नहीं, शिया के रूप में यहाँ के जो धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे, भाग भाग करके भारत आ गए। आज भी गुजरात में, महाराष्ट्र में पार्सियन है। नाम सुना हो तो दादा भाई नौरोजी, स्मृति ईरानी, या फिर रतन टाटा, जमशेद जी टाटा, ये सब के सब ईरानी लोग हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन ईरानियों का बड़ा योगदान रहा। तो ये ईरान, इनका प्रभाव। भारत के उत्तर में दोस्तों हिमालय है और इसका निसंदेह भारत के इतिहास पर प्रभाव अमिट। और ये हिमालय ने भारत को एक प्राकृतिक सीमा प्रदान की। ये पहाड़ियां जो हैं, जो मैंने बनाई, ये एक प्राकृतिक सीमा के रूप में आज भी विद्यमान है। और ये ऐसी पहाड़ियां, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला, जिसे पार करना आक्रमणकारियों के लिए मुश्किल था, इसलिए कभी भी इन हिमालय को पार करके कोई आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया हमारे इतिहास के दौरान। इधर ये अरब सागर, इधर ये बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, ये समुद्रों ने भारत को तीन ओर से सीमा दी और उत्तर में ईश्वर ने भारत को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के रूप में एक सीमा दी। इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक पृथक रूप में प्राकृतिक सीमाओं के रूप में विकसित हुई, इसलिए विश्व की संस्कृतियों से बिल्कुल भिन्न और विकसित। तो ईश्वर ने भारत को प्राकृतिक सीमाएं दी। यही कारण था कि कभी किसी भारतीय राजा ने ना कभी प्राकृतिक सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की, ना किसी चीन या तिब्बत के या उत्तर के किसी भी देश के राजा ने इन सीमाओं को उल्लंघन करने की कोशिश की। तो भारत को सुरक्षा मिली प्राकृतिक सीमाओं से। बट चीनी जो लोग, उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए बहुत, आज से नहीं, आज से 3000 साल पहले से बहुत पापड़ बेले, बहुत कोशिश की, बहुत दुख उठाए चीनी लोगों ने। क्योंकि भारत के बगल में मध्य एशिया में, यहां से ये तुर्क प्रदेश, यहां के तुर्क प्रदेश, ये कजाक प्रदेश है, और एक किर्गिजिस्तान किर्ग प्रदेश है, तजाक प्रदेश है, ये मंगोलिया, और ये लोग यहाँ के जो हैं, ये आक्रमणकारी प्रजातियां, ऐसी जनजातियां जिनकी खून में आक्रमण है। या तो इनसे कोई दूसरा लड़ ले, वरना ये आपस में कबीले के कबीले लड़ करके खत्म हुए हैं, क्योंकि बिना लड़े ये रह नहीं सकते। जीन में लड़ाई है, आज से नहीं पहले से। मंगोलिया, जो चंगेज का नाम सुना हो कभी, 3 महाद्वीपों को जीत लिया था उसने, क्योंकि वैसी है, बर्बर है, शहर पसंद नहीं, कि उसने देखे नहीं, जंगल में रहते थे, कबाइलों को लेकर बोले चलो रे, मारेंगे खाएंगे।
टोटल जंगली, बच्चों को भून भून के खाते थे। आपके एनसीईआरटी कक्षा 11 में चंगेज खान के 2 सैनिक चंगेज खान के लिए एक बड़ी सी लकड़ी को तार से किसी बच्चे को जिंदा को बांध करके भूनते हुए आग जला करके, एक ने इधर से लठ पकड़ रखा है, एक ने इधर से घुमा घुमा के भून रहे। और कक्षा 11 की एनसीईआरटी में चित्र दे रखा है, क्योंकि थे ऐसे बर्बर थे, वैसे थे, दरिंदे थे, जहां भी घुसते हैं सिर्फ कोहराम, काटना, मारना, बलात्कार, दरिंदगी, कुछ भी। ऐसे लोगों का कौन सामना करता? इसलिए जिधर भी गए सब कुछ खत्म। तो ऐसे लोगों से ये सारे वो थे, ये सीमा पर मंडराते रहे हैं, भारत में घुसना चाहते हैं, क्योंकि भारत जैसी जलवायु धरती पर कहीं नहीं है। हमारे भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, थी पहले भी और आज फिर हो गई है। ये चुनौती में भारत में ये दम कहां से आया कि हम जनसंख्या में किसी देश को जीतने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ताकत, ये हिम्मत, ये हमारे भूगोल में है। कभी भारत में ये पाकिस्तान का, ये तो हमारा हिस्सा है। गलती से 70 साल पहले कुछ विद्रोही लोगों ने देश से गद्दारी कर अलग बनाया, हम फिर लेंगे वापस, ये हमारा हिस्सा है, भारत मिलेगा। ये यहां का बांग्लादेश, ये भारतीय प्रदेश, इन दो की जनसंख्या पहले भारत में शामिल थी, इसलिए दुनिया का बेताज बादशाह जनसंख्या का। और आज फिर भारत ने कहा कि हम साबित कर देंगे कि हम इस मामले में पीछे नहीं रह सकते, चाइना को पीछे छोड़ दिया, आगे आ गए। ऐसा क्यों? यहां की भौगोलिक कंडीशन। जापान की बात करोगे, विकसित देश है, क्योंकि वहां पर अभाव या अभाव है। आपके अंदर क्लास में वो स्टूडेंट सिलेक्शन जरूर लेगा जिसके जीवन में सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ है, वो सबसे आगे जाएगा। और जिसको सबसे ज्यादा आराम मिला हुआ है, जिसको पढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए सिलेक्शन उतना ही दूर है। जापान को ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, खेती की भूमि नगण्य है, पानी नहीं है, समुद्र के प्रशांत महासागर के अंदर उभरे हुए जो पर्वतों के जो पर्वतीय प्रदेश थे के टापुओं पर बसा हुआ, ईश्वर ने उनको दिया तो भूकंप दिए, रोज आते हैं, घरों में रहते हैं, मर जाते हैं, दब जाते हैं। इसलिए उनको पता था कि जीना है तो लड़ना होगा। जापान में लोहा नहीं है, कोई खनिज नहीं है, एक भी नहीं है, लावा के पहाड़ों की पथरीली भूमि पर बसे हुए हैं जापानीज, फिर भी विकसित है। और हम लोगों को ईश्वर ने कहा कि तुम्हें बोलो क्या क्या चाहिए। हमने कहा कि हमें ना पानी की भरपूर सुविधा दे दी। बोले 4 महीने तक बारिश होगी, चल मानसून आता है। एकमात्र देश जो एक महासागर के बीच में काटता हुआ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, कोई नहीं फंसा हुआ देश, एक हिंद महासागर में भारत फंसा हुआ है। सारी दक्षिण का जो मानसून उठता है भारत में आकर बरसता है, बरसाने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा कि मानसून आ जाता है। अब पार कर देखें इसको, नहीं कर पाता, उलझ जाता है यहीं पर, सारा बरस करके और वापिस से लौटता है मानसून का प्रत्यावर्तन, लौटता मानसून हम कहते हैं। पार हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। चाइना में नहीं जाएगा, क्यों जाएगा? भारत का मानसून, हिंद महासागर का, ऐसे कैसे चला जाए? ईश्वर ने हिमालय दिया है ना रोकने के लिए। तो ये फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ घूम के बरसता है, 4-4 महीने बरसता है। हम क्या करेंगे? कोई खेत में चावल डाल देंगे, किसी खेत में बाजरा डाल देंगे, 4 महीने तक बारिश होगी और डालने के बाद में काट के ले आएंगे, खाते रहेंगे। जनसंख्या नहीं बढ़ेगी क्या? संघर्ष क्या है भाई? कोई संघर्ष नहीं है। इसलिए दुनिया भर की सारे के सारे आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करके यहां के उपजाऊ मैदानों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसान जो है ना यहाँ पर पेट भरता हुआ, एक्स्ट्रा खाद्यान्न सरप्लस भारत की पहली विशेषता है कि एक किसान परिवार खेती करता है तो इतनी बड़ी खेती करता है कि वो खुद की परिवार के 12 महीने खाने के अलावा वो बेचनी, दूसरे लोगों को देने में सक्षम था। इसलिए भारत पर आक्रमण हुए, लेकिन आक्रमण करेंगे इधर से हो नहीं सकता। अब भारत को ईश्वर ने छोटी सी एक जगह दे दी, 4 दर्रे दे दिए इधर, ये 4 दर्रे इधर दे दिए, और इनके नाम याद रख लेना। किसी को याद हो तो बता दो, याद है? नहीं है तो याद करो। ये छोटे छोटे दर्रे हैं जिनके बीच से आक्रमणकारी आए
और भारतीय इतिहास को बदल करके रख दिया। इसका नाम दोस्तों बोलन है, सॉरी खैबर। इनका क्रम जो है खैबर, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा और टोची, टोची, 4 दर्रे। ये सुलेमान, किरथर और साल्ट रेंज, ठीक है। जैसलमेर की सीमा से ये सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं बहुत दूर नहीं, 150 किलोमीटर दूरी है। जैसलमेर की सीमा का सम का आदमी जो है वो जैसलमेर जाएगा तो जोधपुर आएगा तो बहुत दूर है, और ये पहाड़ियां बहुत पास में, सिंधु नदी करीब से गुजरती है अपनी सीमा के। वो गलत विभाजन था। पहली बात तो क्षेत्रीय अपना है, विभाजन क्या था, ले लेंगे वापस, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे योग्य लोग आए हैं तो उम्मीद जगी है मुझे। तो ये जो 4 दर्रे हम लोगों ने इनकी रक्षा नहीं की, हमारे यहां कितनी कर्मनिष्ठा नहीं थी, कितने हम लोग लापरवाह थे, देख लो। उसी समय जब चीन पर धड़ाधड़ी अटैक ठोक रहे थे, चीन को तो ऐसी सीमा नहीं मिली। चीन के राजा ने, जब हमारे सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस समय चीन के राजा ने चीन के चारों ओर दीवार बनवा दी, समुद्र तक। चीन की महान दीवार, नाम सुना है? इतनी ऊंची कि आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर पाए, और लगभग 1500 साल तक उस चीन की दीवार ने चीन को आक्रमणों से रक्षा की। तो चीनी हाथ से थोड़ी ना परेशान है, ज्यादा आक्रमण। और हमने इन दर्रों की सुरक्षा करने के लिए 1.5 किलोमीटर की, 1-1 किलोमीटर की जगह थी, 5 किलोमीटर की जगह के ऊपर कोई दीवार बना देता तो अटैक होता है। ना तुर्क आते ना मुगल आते, लेकिन हमें जरूर संघर्ष करना ही नहीं था, हमने फ्री में दिया ना ईश्वर ने सब कुछ। तो हमारे इतिहास को हिमालय ने प्रभावित किया है। कैसे किया है? उत्तर से ठंड से रक्षा की, आक्रमणकारियों से रक्षा की, मानसून को भारत में बस बरसने के लिए मजबूर किया। इन प्राकृतिक सीमा में 4 दर्रों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वो यहीं से हुए। शुरू में ईरानी आक्रमण होता है भारत पर, विदेशी आक्रमण पहला ईरानी, नाम है दारा डेरियस भी कहते हैं। फिर इसके बाद में सिकंदर आ गया, यूनानी अटैक हुआ। फिर इसके बाद में इंडो ग्रीक का अटैक हुआ। फिर दोस्तों इसके बाद में पहलव का अटैक हुआ, पहलव का अटैक हुआ। फिर दोस्तों शकों का अटैक हुआ। फिर इसके बाद में क्रम चलता रहा, कुषाण आ गए। फिर दोस्तों हूण आ गए, हूण। फिर आ गए अरब। फिर दोस्तों तुर्क। फिर मंगोल या मुगल, ये मुगल। तो यहां तो अटैक पर अटैक हुए, और सारे अटैक किन से हुए? इन दर्रों से। इन 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र लापरवाही से छोड़ रखा था उसे। तो ये भारत पर आक्रमण हुए, तो दर्रों की भूमिका, कहां से दर्रे नहीं होते, भगवान हिमालय का ऐसा फ्लैट सिस्टम इधर भी दे दिया होता तो भारतीय इतिहास में ना तुर्क होते, ना ये होते, ना मुगल होते, और आज हम कुछ और होते, लेकिन दर्रे थे। तो इतिहास पर प्रभाव पड़ा इनका, इतिहास पर प्रभाव पड़ा समुद्र का। हमारे दक्षिण भारत में आज भी संपन्न है, पहले भी था। भारत सोने की चिड़िया बनाने के पीछे दक्षिण भारत जिम्मेदार। यहां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इन्हीं के बीच के अंदर दक्कन का पठार। यहाँ के जो लोग हैं मराठा, वो हमेशा से संघर्षशील रहे। दिल्ली के सत्ता को असली चुनौती दी तो इसी क्षेत्र ने दी, खत्म किए साम्राज्य, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर अशोक या समुद्रगुप्त हो, जीत कर के भी छोड़ना पड़ा, या फिर अलाउद्दीन खिलजिया, मोहम्मद बिन तुगलक, हर कोई परेशान रहा विद्रोह के कारण। ये मराठे किसी की बस में नहीं आए। मोहम्मद बिन तुगलक तो बोला दिल्ली से राजधानी को मैं इधर ले जाऊंगा, दौलताबाद ले जा, नहीं कवर कर पाया, क्योंकि संघर्ष इनके खून में है मराठाओं के। और अंत में मुगलों के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी खड़े हो जाते हैं, और फिर पेशवाओं के अधीन पूरे भारत पर अधिग्रहण ये कर लेते हैं, मुगलों का पतन। लेकिन आपस में भिड़ने की आदत इनकी, भिड़ गए, अंग्रेजों ने इनको भिड़ा भिड़ा करके कब्जा कर लिया।
तो क्षेत्र जिम्मेदार है। इस प्रकार से भारत की विभिन्न, ये जो दोआब है सारा का सारा, ये हरियाणा और पंजाब के बीच की पतली सी पट्टी, ये 5 नदियों के कारण उपजाऊ, फिर इसी में मिल गई यमुना और गंगा का दोआब, और ये उपजाऊ प्रदेश, इसलिए हर आक्रमणकारी इसी पर आक्रमण करने के लिए आया। सारे आक्रमण यहीं पर लड़े गए, चाहे वो महाभारत का युद्ध हरियाणा में, चाहे वो त्रायन का प्रथम युद्ध हरियाणा में, चाहे उत्तरायण का दूसरा युद्ध हरियाणा में, चाहे पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में, चाहे पानीपत का दूसरा युद्ध हरियाणा में, और चाहे पानीपत का तीसरा युद्ध हरियाणा में, सारे युद्ध भारत पर नियंत्रण के लिए हरियाणा में लड़े गए हैं और सभी में भारतीयों की हार हुई है। क्यों? क्योंकि आक्रमणकारी को सिंध नदी का उपजाऊ प्रदेश नियंत्रण में आ चुका था, हमने कभी रक्षा करने की कोशिश नहीं की इनकी, इसलिए अलग हो गया है चित्र। तो प्राकृतिक, यहां प्रकृति जो सिंध नदी का जो प्रदेश है, यहां पर आक्रमणकारी आकर के जम गया, अब वो आगे बढ़ेगा। एक में पानीपत, त्रायन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हारेगा तो कोई बात नहीं, दूसरे में जाएगा, जाना है उसको, क्योंकि इस क्षेत्र पर नियंत्रण होने के बाद इस प्राकृतिक सीमा में आक्रमणकारी आ गया तो आगे तो जाएगा। तो ये तय था कि एक युद्ध में नहीं तो दूसरे में जीतना तो है। तो इसने भी फैसला किया, देखिए आक्रमण करके किसी को दिखाना था तो हमारे थार के मरुस्थल पर करो ना, देखें इसने एक सीमा के रूप में काम किया, थार का मरुस्थल। तो हर चीज का हमारे इतिहास पर एक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको मोटा मोटी जो है आधे पेज में आपको लिखा दूं, भारतीय इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव। ये आप किसी भी क्वेश्चंस में जब कारण कथन के रूप में प्री में निकलता है तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, आती हैं चीजें जुड़ करके। हेडिंग डालेंगे भारतीय इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव, भारतीय इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव लिखें दोस्तों। भूगोल को इतिहास का पिता कहा जाता है। स्टार्ट करें, भूगोल को इतिहास का पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। आगे लिखिए, भारतीय भौगोलिक सीमाओं ने भारतीय भौगोलिक सीमाओं ने भारत में पृथक सभ्यता और संस्कृति, भारतीय भौगोलिक सीमाओं ने भारत में पृथक सभ्यता और संस्कृति के विकास का अवसर दिया। स्पीड ज्यादा है क्या? कम कम करूं स्पीड? ओके, बरोबर है, ठीक है। तो विकास का अवसर दिया। इन भौगोलिक सीमाओं में स्थित होने के कारण भारतीय प्रदेशों को उपमहाद्वीप कहा जाता है। कहा जाता है। नंबर 1, हिमालय। 1 नंबर डाल दो, हिमालय। डैश मार के इसका वर्णन करेंगे हम। हिमालय को 2 लाइन में लिखेंगे। तो हिमालय में लिख दो, उत्तरी एवं पूर्वोत्तर सीमा का निर्माण, उत्तरी एवं पूर्वोत्तर सीमा का निर्माण करता है।
उत्तर से आने वाली शीत से रक्षा करता है, ठंड से रक्षा करता है। उत्तर से आने वाली शीत या ठंड से रक्षा करता है। उत्तर से, हाँ उत्तर, नॉर्थ से, उत्तर से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करता है। उत्तर से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करता है। भारतीय मानसून एवं वर्षा के लिए, भारतीय मानसून एवं वर्षा के लिए उत्तरदायी है। भारत की सदावाहिनी नदियों, भारत की सदावाहिनी, वर्ष भर बहने वाली सदावाहिनी नदियों के लिए जल का स्रोत है। ओके, नंबर 2 पे लिखे पश्चिम उत्तर। नंबर 2, पश्चिमोत्तर भारत के दर्रे, पश्चिमोत्तर भारत के दर्रे। तो इनमें लिख दें। टाइम क्या हुआ पहले ये बता दो। अच्छा 3 मिनट है, मेरी क्लास 1 बजे तक है ना। ओके, तो लिख दें इसमें भारत की पश्चिमोत्तर में सुलेमान, तीर्थर और नमक की पहाड़ियां हैं। ये तो ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ा दिया होगा ना आपको। अच्छा कोई बात नहीं। ओके, सुलेमान, तीर्थर और नमक की पहाड़ियां हैं। नमक की पहाड़ियां हैं। इनमें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः खैबर, बोलन, गोमल, खैबर, बोलन, गोमल और टोची, टोची दर्रे हैं। प्राकृतिक सीमाओं के मध्य इन दर्रों ने प्राकृतिक सीमाओं के मध्य इन दर्रों ने जहां भारत का संपर्क मध्य एशिया से, भारत का संपर्क मध्य एशिया से बनाए रखा, मध्य एशिया से बनाए रखा, वहीं भारत के अधिकांश आक्रमण भारत पर अधिकांश आक्रमण इन्हीं दर्रों से हुए। इन्हीं दर्रों से हुए। अब इनके नाम लिख दो 10 के 10 के। ईरानी, यूनानी क्रमबद्ध है।
लिख दिया? ओके, तो अपन शेष बात जो है कल करेंगे बाकी की। आपको मेरे साथ में पढ़ने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, क्योंकि मैं वो पढ़ाऊंगा जो इंटरेस्ट है वो नहीं, परीक्षा में जो आएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।